अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं हूं ऋचा शर्मा और हम रोज की तरह वापस मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए आज की तिथि देखने से शुरुआत करेंगे। आषाढ़ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो चुकी है, यानी मून कुछ इस फेज पे पहुंच चुका है। ये कृष्ण पक्ष पूरा हो गया है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी आ चुकी है। जैसे ही पूर्णिमा आएगी और उसके अगले दिन नया हिंदू महीना चालू हो जाएगा। और यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ के बाद अब कौन सा महीना लगेगा? ठीक है, राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स की एक इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने से, जिसे रिसेंटली अनाउंस किया गया है। तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है, एनडीए सरकार, उन्होंने अनाउंस किया है कि हर साल अब से हम 25 जून को 25 जून को मनाएंगे संविधान हत्या दिवस के तौर पे। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जून को, क्योंकि देश के अंदर इमरजेंसी जब लागू की गई थी 1975 के अंदर, और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से डेथ ही हुई थी, बिकॉज आपने बहुत सारी रूल्स को तोड़ा था। और उसको कमॉमरेट करते हुए उसकी याद में हम संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाएंगे। डेट याद रखिएगा, 25 जून। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड और उनमें जो अग्निवीर होते हैं उनसे रिलेटेड आ रही है। देखिए, अग्निपथ स्कीम जो कि कंट्रोवर्शियल स्कीम बन के सामने आई, जिसमें 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके अंदर, और 4 साल के बाद 75% लोगों को हटा दिया जाएगा और 25% लोगों को ही रखा जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा अनाउंसमेंट आता है, वो ये कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो 75% अग्निवीर बाहर निकलते हैं उनको हम हमारे CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे कि CRPF हो गया, जैसे कि सशस्त्र सीमा बल हो गया, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, ये लोग इनको 10% रिजर्वेशन देंगे रिक्रूटमेंट में। कौन सी पोस्ट पे? कांस्टेबल पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो 10% जो भर्तियां होंगी इन CAPF में, वो सीधे सीधे इन अग्निवीर के थ्रू, जो कि वो 4 साल का टेन्योर पूरा करके निकले हैं, उनको उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। पहली बार अगर आपकी भर्ती की जा रही है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए सशस्त्र सीमा बल में जो भी एज एलिजिबिलिटी है, इन अग्निवीरों को उसमें +5 या +3 का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होते हैं, जैसे हम फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 4 साल आप ऑलरेडी वहां पे ट्रेनिंग लेके आए हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिया। अब आ जाइए ढंग से समझते हैं। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, टोटल भारत में कितनी CAPF है? लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कितनी CAPF भारत के अंदर वर्क कर रही हैं। तो ये 10% रिजर्वेशन देंगी फॉर्मर अग्निवीर्स को रिक्रूटमेंट के अंदर। अब इसमें अनाउंसमेंट जो डायरेक्टली आया है, कहां से आया है? BSF, CISF, CRPF, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और SSB सीमा सुरक्षा बल। ओके, सीमा सुरक्षा बल से ये आया है। तो 10% जॉब एक्स अग्निवीर्स को दिए जाएंगे फ्यूचर में। कौन सी पोजीशन है जी? कांस्टेबल है। देन फर्दर है, फिजिकल टेस्ट में एग्जेम्पशन मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। पहले साल की जो भर्ती होंगी तो 5 साल एज में रिलैक्सेशन होगा और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 3 साल में होगा। और ये जो भी अनाउंसमेंट आए हैं 5 CAPF से, उनके हेड्स के नाम भी मैंने यहाँ डाल दिए हैं ताकि एक ही जगह से आप ये रिवीजन कर सकें। जैसे कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को हेड कर रहे हैं नीना सिंह, BSF को नितिन अग्रवाल जी, RPF को मनोज यादव जी, SSB को दलजीत सिंह जी, और CRPF को अनीश दयाल सिंह जी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा स्टैटिक देखते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। कब रिलीज की गई, कब लॉन्च की गई, और इसके मेन पॉइंटर्स कुछ देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट मंथ भी हमने अग्निपथ स्कीम के बारे में स्टैटिक काफी कवर किया था। सो अग्निपथ स्कीम को अनाउंस किया गया था जून 2022 के अंदर। और इसके अंदर यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल अग्निपथ स्कीम के लिए, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। पहले साल जब भर्ती की गई थी बस अग्निवीर में, तब इसको 23 कर दिया गया था, लेकिन वापस इसको 21 पे ला दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। सो अब अगर आपसे एज एलिजिबिलिटी पूछी जाएगी तो 17.5 से लेकर 23 ईयर्स तक के बच्चे एलिजिबल होंगे, वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उनको अग्निवीर कहा जाएगा, जो इस स्कीम के तहत एनरोलमेंट जिनका किया जाता है आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में। ये एनरोलमेंट 4 साल के लिए होगा। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा, और फिर सिलेक्शन किया जाएगा। 70% को डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा, यानी टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, और उसके उनको ग्रेच्युटी या पेंशन बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। जो 25% बच्चे इनमें से सिलेक्ट होते हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सर्विसेज को।
ठीक है। इस स्कीम से पहले क्या होता था, अगर फिट सोल्जर है, जनरल ड्यूटी उसकी 15 से 18 साल की हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 4 साल की ही ड्यूटी गारंटीड है। उसके बाद सिर्फ 25% लोगों को ही आगे 15 साल तक की नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, पेंशन भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर इसको सेटल करने के लिए थोड़े थोड़े बेनिफिट्स एड ऑन किए जा रहे हैं ताकि वो अग्निवीर जो कि कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं आगे, उनको भी थोड़े बेनिफिट्स फर्दर मिले। उसमें एक कदम आपको देखने को मिल रहा है, 10% रिजर्वेशन CAPF के अंदर, एज क्राइटेरिया रिलैक्स होगा और जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उनमें एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर हो गया है मुद्दा? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने गया है एक एक्सरसाइज में, 4 सुखोई जो एयरक्राफ्ट है हमारे वो लेकर के, और एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गए हैं हम? पिच ब्लैक एक्सरसाइज में। कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। सो पिच ब्लैक एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ कंडक्ट की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया, डार्विन के अंदर। सो इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन पहुंचा है रादर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मल्टी नेशनल एक्सरसाइज के लिए। पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलेटरल नहीं है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज अ मल्टीलेटरल या मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। अब इसको पिच ब्लैक क्यों कहते हैं? बिकॉज ये नाइट कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए या नाइट कॉम्बैट की एक्सरसाइज के लिए, रात में कैसे हम मुठभेड़ कर सकते हैं, सो नाइट टाइम फ्लाइंग पे फोकस करती हुई एक्सरसाइज होने वाली है। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ये कंटिन्यू होगी। अब ये इस बार जो एडिशन हो रहा है वो सबसे बड़ा है क्योंकि 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो 150 टोटल लोग गए हैं, जिनके अंदर पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एटसेट्रा सब शामिल हैं। और सुखोई 30 MKI, उसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर, IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये सब पहुंचे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। गॉट इट? चलिए जी, अगली खबर, इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये आ रही है कि कैबिनेट का अप्रूवल मिला है किस चीज़ को? कि इंडिया बहुत ही जल्दी रैटिफाई करेगा। इंडिया क्या करेगा? रैटिफाई करेगा, यानी लीगली मेंबर बनेगा किस चीज़ का? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट का, BBNJ। BBNJ क्या होता है अभी हम देखते हैं। ये हाई सी से रिलेटेड ट्रीटी होती है। हाई सीज क्या होते हैं, BBNJ क्या है, एक एक करके इसको हम समझेंगे। अभी के लिए इतना देखिए, जो BBNJ अग्रीमेंट है इसको किसके तहत आता है? ये UNCLOS के तहत आता है। इस पोस्टर पे हम वापस लौटेंगे, पहले न्यूज़ यहाँ से समझ लेते हैं, और उससे भी पहले आप ये पोस्टर पे आ जाइए। देखिए, तट से लगे हुए जो भी देश होते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो सिर्फ लैंड तक नहीं रहती, वो वाटर्स में भी एक्सटेंड होती है। यानी आपके जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का, क्या इंडिया का पॉलिटिकल क्षेत्र यहीं तक रहता है? नहीं, इसके आसपास जो वाटर हैं ये भी हमारे जुरिसडिक्शन में आते हैं। तो कहाँ तक का पानी भारत का पानी कहलाएगा, या कहाँ तक का जो सीज हैं वो इंडिया के अंडर में आएंगे, और कहाँ फिर ओपन हो जाएंगे? उसके लिए इससे समझिएगा, अगर ये हमारी बेस लाइन है तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये जो हिस्सा है ये इंडिया के अंडर में आएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आ जाता है, इसी में हमारी टेरिटोरियल सी भी आ जाती है। देखिए, 12 नॉटिकल माइल्स जो है लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स ये टेरिटोरियल सी है हमारी, और इसमें हमारी नेशनल एयर स्पेस है, यानी हमारे ही विमान यहाँ उड़ सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखोगे, बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है पूरा, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ सकती हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी, अगर ऑयल निकल रहा है यहाँ, कोई भी हम माइनिंग करते हैं, तो उन सब पे किसका अधिकार है? इंडिया का ही होगा। तो हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सक्लूसिवली कर सकते हैं और वो इंडिया के अंडर में आएंगी, राइट। लेकिन इससे बाहर का जो भी वाटर होगा, राइट, वो ओपन सी या हाई सी, उसको हाई सी कहते हैं। वो किसी देश के अंडर में नहीं आता, उस पर कोई देश अपना क्लेम नहीं कर सकता। कोई भी जाकर के यहाँ फिशिंग कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, प्लांट्स लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये किसी एक देश के अंडर में नहीं आता। लेकिन अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? आप यहाँ तक, ये जो टेरिटोरियल सी है या फिर आपका जो इकोनॉमिक्स EEZ आता है, यहाँ तक तो आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को ठीक से मेंटेन कर रहे हो, आप वहाँ के रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन इस हाई सी का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत सारा प्लास्टिक डंप किया जाता है, बहुत सारी इलीगल तो हम नहीं बोलेंगे, इररिस्पॉन्सिबल माइनिंग की जा रही है, इररिस्पॉन्सिबल फिशिंग की जा रही है। ऐसे में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है, नेचर को हार्म हो रहा है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंच रहा है, वाटर बॉडीज खराब हो रही हैं। तो इसके चलते एक कदम उठाया गया। यहां तक की बात समझ में आ गई जो मैंने समझाई, हाई सी क्या होती है?
तो एक कदम उठाया गया UNCLOS के अंडर में, ठीक है। UNCLOS क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये एक कन्वेंशन है, ये एक संधि है जिसके तहत जितने भी हमारे ग्लोबल वाटर बॉडीज हैं, सीज एंड ओशंस हैं, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट पे बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ये डिस्कशन करता है। तो इसी के तहत बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये जो EEZ हमने देखा था ना, राइट, इस EEZ के आगे जो हाई सी होती हैं उसको हम कैसे मैनेज करें, उसमें किस तरह से देशों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके लिए एक अग्रीमेंट तैयार किया गया और उसमें अब इंडिया रैटिफाई करने जा रहा है। यानी भारत उस पर साइन करेगा कि हाँ, ये जो हाई सी के वाटर्स हैं ये किस तरह से मिलजुल के हमको प्रॉपर्ली यूज करने चाहिए। गॉट इट? सो इंडिया टू साइन एंड रेटिफाई, देखो इन दोनों चीजों में फर्क होता है। साइन करना मतलब आपने बोला हाँ ठीक है, इसमें जो भी बातें लिखी हैं वी अग्री टू इट, हाँ हम इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, और फिर आप जाते हो अपनी सरकार वरकार से सारी बातें करते हो, डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में, और फिर अगर अप्रूवल आता है तो आप रेटिफाई करते हो, लीगली उसमें पार्टी बनते हो। तो साइन करना अलग बात है, रेटिफाई करना अलग बात है। इंडिया रेटिफाई करने जा रहा है हाई सी ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी ऑन मरीन कंजर्वेशन। हाई सी ट्रीटी किस चीज को लेकर के है? वहां जो भी बायोडाइवर्सिटी है या वहां के जो भी वाटर्स हैं, वहां की जो भी सतह है ओशंस की, उन सबको प्रोटेक्ट करना या फिर उनको प्रॉपर्ली कंजर्व करना। सो इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि UNCLOS के अंदर में हो रही है, इसका मेन एम है मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, जो कि हाई सी में आती है। और ये आप कैसे कर पाओगे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। बहुत सारे देश साथ में आके जब डिसाइड करेंगे हमें इन इतने अथाह जो 67 अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ वाटर किसी देश के अंडर में नहीं आता, ओशंस वगैरह में जो फैला हुआ है, इसको हम कैसे यूज करें, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कैसे यूज करें, यहाँ जो जैव विविधता है, जो मछलियाँ पाई जाती हैं, जो अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, उन सबको हम कैसे यूज करें। तो इस पे आपसी तालमेल से ही काम किया जा सकता है। हाई सीज नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आती है, यानी किसी देश के अंडर में नहीं काउंट की जाती है। इसीलिए इस संधि को, इस ट्रीटी को बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन यानी BBNJ कहा जाता है। इसका फॉर्मल नेम अगर आप देखोगे तो अग्रीमेंट ऑन conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, ये पूरा इसका प्रॉपर नेम है। ठीक है, अब देखिए हाई सी की जो ट्रीटी है ना, इसका एक और मेजर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव है। जो टारगेट लिया गया है 30/30, यानी हमें 2030 तक 30% ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, सेफगार्ड करना है। हाई सी ट्रीटी क्रिटिकल है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। 30/30 प्रोजेक्ट, 30% मरीन हैबिटेट्स जो भी हैं, हैबिटेट नॉट बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट यानी वहां जो रहती हैं, 30% मरीन हैबिटेट को हमें सेफगार्ड करना है। कब तक? 2030 तक। 2030 तक ये 30/30 है। तो इसमें भी बहुत हेल्प करेगी ये हाई सी ट्रीटी। अच्छा, ये जो BBNJ एग्रीमेंट है ना, ये लीगली बाइंडिंग कब होगा? 120 दिन बाद, जब 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर चुके होंगे। यानी कि ये BBNJ एग्रीमेंट तो बना दिया यूनाइटेड नेशंस के UNCLOS ने, ठीक है, इसके अंडर में ये बन तो गया, लेकिन अब ये एप्लीकेबल कब होगा? इसकी जो भी पॉइंटर्स हैं ये मान्य कब होंगे? जब 60 देश इसको रेटिफाई कर चुके होंगे, उसके 120 डेज बाद से ये एप्लीकेबल होगा। और अभी कितने देशों ने इसको रेटिफाई किया है? 8 कंट्रीज। 91 कंट्रीज ने साइन कर दिया है, देखो अग्रीमेंट को, राइट, लेकिन रेटिफिकेशन सिर्फ 8 कंट्रीज का आया है जून 2024 तक। इंडिया बहुत जल्दी इसका मेंबर या इसको रेटिफाई करेगा। गिव मी अ मोमेंट, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द AC, जस्ट अ मोमेंट। देयर आर सम सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस इन द एरिया, उसकी वजह से अभी डिवाइसेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। सो अभी मैंने आपको बताया कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और EEZ के बाहर वाला एरिया हाई सी कहलाता है। ये हमने इस डायग्राम पे भी देख लिया। चलिए, सो ये 67% वर्ल्ड के ओशन किसी नेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं आते हैं। इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, पोल्यूशन कर रहे हैं हम, सारा कचरा वहां जाके फेंक रहे हैं। ओके, और अभी अगर आप UN के एस्टिमेट्स देखोगे, 2021 में 2021 में 17 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक डंप किया गया था इन ओशन वाटर्स के अंदर। अब ये सब लौट के तो हमारे पास ही आना है, माइक्रोप्लास्टिक बन के हमारी बॉडी में ही जाता है, बहुत तरह के और कॉम्प्लिकेशंस करता है। तो ये जो हाई सी ट्रीटी है, इसके 3 मेजर सब्सटैंटिव यानी मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तीन ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जिनके साथ हाई सी ट्रीटी लाई गई है? सबसे पहला है मरीन इकोलॉजी को कंजर्व और प्रोटेक्ट करना। जितनी भी जैव विविधता है हमारे ओशंस में उसको हम कंजर्व और प्रोटेक्ट करें, एक्सप्लॉयटेटिव यूज उनका नहीं होना चाहिए। दूसरा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। देखिए, जो भी बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि यूएसए है, वो बहुत कुछ रिसर्च कर पाते हैं, अलग अलग तरह की जो बायोडाइवर्सिटी पानी में मिलती है, उनके जेनेटिक पूल उनको पता पड़ते हैं, अच्छा इनका ये जेनेटिक मेकअप है, इनका ये जेनेटिक मेकअप है, उनसे वो बहुत तरह की चीज़ें भी बनाते हैं, दवाइयाँ भी बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं और उसको पेटेंट करवा लेते हैं। तो जो भी जेनेटिक रिसोर्स उनको पता है वो दुनिया भर के साथ शेयर नहीं करते, उसको पेटेंट करवा लेते हैं। लेकिन ये जो हाई सी ट्रीटी हो रही है ये इस चीज़ को रोकेगी कि आप फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करो बेनिफिट्स की, बिकॉज ये हाई सी से आप जो भी चीज़ें निकाल रहे हो उस पर सिर्फ आपके देश का अधिकार नहीं है। आपको कोई भी जेनेटिक रिसोर्स का पता चलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर होनी चाहिए ताकि सब उसका बेनिफिट ले सके, अपने देश के लिए भी 4 तरह की चीज़ें बना सके। एंड देन न्यू रेगुलेशंस बनाना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर हाई सी में होती है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपको अनाउंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ड्रिलिंग माइनिंग करने जाते हो, ठीक है, हाई सी के अंदर कोई भी देश करता है, तो उस देश को पहले बताना पड़ेगा कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये आपको पब्लिकली ओपन करना पड़ेगा, तभी आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, और एक और साइड एम भी है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जो भी मरीन टेक्नोलॉजीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करो, सब मिलकर डेवलप करें ताकि ये जो हाई सी ट्रीटी है इसको वाकई में बिहेवियरली लागू किया जा सके। ऐसा नहीं हमने ट्रीटी तो बना दी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी शेयर की जाए। ऐसा नहीं है कि देश और दुनिया के चंद देश ही, जो अमीर देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वही प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं हाई सीज का, बाकी देशों को एक्सप्लॉइट ही करना पड़ रहा है क्योंकि ओवरऑल एटमॉस्फेयर और वाटर्स खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं हाई सी ट्रीटी के जिनको बहुत ही जल्दी इंडिया रेटिफाई करेगा। क्लियर हो गई। अब यूएनसीएलओएस का मेंशन आया था, तो यूएनसीएलओएस देख लेते हैं। देखो, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यूएनसीएलओएस, ये इफेक्ट 1982 में एग्जिस्टेंस में तो आ गया था, लेकिन इसको 1994 में एप्लीकेबल किया गया, जिसके तहत जो मरीन एनवायरनमेंट है, जो ओशन से रिलेटेड है, मरीन बाउंड्रीज हैं, कौन से देश की कहाँ तक की बाउंड्री होगी, कौन कितना यूज कर सकता है, ये सारे जो, या फिर अगर वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए, ओपन सी रिलेटेड या फिर आपके जोन्स। अब जैसे हमने ईईजेड की बात की, ये कैसे डिसाइड हुआ कि 200 नॉटिकल माइल्स तक की ईईजेड होगा, ये यूएनसीएलओएस की मीटिंग्स के थ्रू ही डिसाइड किया गया, राइट। तो यूएनसीएलओएस का मेन काम क्या है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मरीन बाउंड्रीज, मरीन रिसोर्सेज में किसके कितने राइट्स होंगे, कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, ये बॉडी करती है। ओके, और इसमें 160 कंट्रीज रैटिफाई कर चुके हैं इसको, यानी प्रॉपर मेंबर्स हैं इसके, या फिर उन्होंने लीगली इस पे अग्री कर रखा है कि हम वाटर, वर्ल्ड के जो ओशन है उनको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करेंगे। और जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं या ईईजेड है, वो भी 1982 यूएनसीएलओएस का नतीजा ही है कि हम डिमार्केट कर पाए हैं। ये पूरा मुद्दा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। उससे पहले 6 मंथली करंट अफेयर मैगजीन का पोस्टर रिवाइज हो गया है, तो मैंने कल आपको दूसरा पोस्टर दिखाया था। ऐसा ना हो कि आप जाओ ऐप पे और आप बोलो मैम वो तो हमें मिला नहीं। बहुत बच्चे ना बिल्कुल नाइव होते हैं, वो थोड़ा भी पढ़ने का कष्ट नहीं करते। सो 6 मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। A4 प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर है, जिसमें जैन टू जून पूरी की पूरी करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरे पॉइंटर्स आपको स्टैटिक जीके के साथ में कैटेगरी वाइज और अप टू डेट, यानी कई बार होता है ना अपॉइंटमेंट्स में कि जनवरी में कोई अपॉइंटमेंट हुआ फिर वापस मई के अंदर उसी पोजीशन पे किसी और व्यक्ति का हो गया, तो सब अप टू डेट आपको मिलेगा, रिपीटेशंस नहीं मिलेंगे। और ये आप एक्सेस कर सकते हो parchamclasses.in से भी, वेबसाइट से, और परचम ऐप से जाके भी खरीद सकते हो आप इसको। ठीक है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के पास सीए सब्सक्रिप्शन है उनको ये नहीं मिलेगी आपके सब्सक्रिप्शन में। देखिए ये A4 अलग से एक मैगजीन है, मैगजीन सब्सक्रिप्शन में ऐड नहीं होती हैं। आपके सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी जो 6 मंथली टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के कंपाइलेशन के, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, इंडेक्स, स्पोर्ट्स 6 मंथ के, वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं। मैगजीन सब्सक्रिप्शन में कभी नहीं जाती हैं वो। आपकी एनुअल मैगजीन हो, 6 मंथली मैगजीन हो, रफ्तार हो, सवाल हो, या आपके सीए सब्सक्रिप्शन में नहीं जाएंगी। इनके अगर सब्सक्रिप्शन आएंगे तो अलग से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज़ पे। ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दिस, है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, ये नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। परचेज के बाद प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम आए तो parchamclasses06@gmail.com पे लिखा करो। यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट डालने से सपोर्ट जल्दी नहीं मिलेगा। मेल करोगे, ऐप चैट करोगे, कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। आज सैटरडे है, कल टीम वर्क नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा कॉन्टैक्ट के टाइमिंग का।
चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जो कि आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड, अगर आपको याद हो, इंडिपेंडेंस के बाद पहला ऐसा स्टेट बना जिन्होंने अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया था। अप्रूवल भी मिल गया था प्रेसिडेंट को से इस बिल को कि आप उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर सकते हो। यूसीसी यानी सभी नागरिक जो हैं, उनकी जो भी रिलीजन है उनसे अलग हटके सभी नागरिक एक ही तरह से उस जो कानून है या तौर तरीके हैं उनके अंडर में गवर्न किए जाएंगे। ये है यूसीसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला राज्य भारत का आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा बनता है? उत्तराखंड बनता है। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में सरकार जो है उन्होंने एक 1700 पेज की प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट बना करके रेडी की है और 4 वॉल्यूम्स के अंदर इसको रिलीज किया है और ये आम जनता के लिए अवेलेबल है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी अप्लाई किया जाएगा उसमें क्या क्या बातें रहेंगी, किस किस तरह से सबके लिए एप्लीकेबल होगा। पुष्कर सिंह धामी जी जो आप देख रहे हैं इन्होंने रिलीज किया और साथ में आप यहाँ पे देख रहे हो जस्टिस रंजना देसाई जी को। 5 मेंबर कमेटी गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको चेयर कौन कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी रंजना देसाई जी इसको चेयर कर रही थी और 27 मई 2022 को एक ड्राफ्ट बिल बन के रेडी हुआ था कि उत्तराखंड में इस तरह से हम यूसीसी अप्लाई करेंगे। ये बातें इसमें ध्यान रखी जाएंगी। फिर ये जो ड्राफ्ट था इसको पास करवाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा 7 फरवरी 2024 को और फिर 11-12 मार्च के आसपास प्रेसिडेंट साहिबा ने भी इसको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आप ये अपने स्टेट के अंदर लागू कर सकते हो। ठीक है, यहां तक की तो बैकड्रॉप हो गई। अब एक चीज समझिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन देखने को मिलता है? इसका आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। यानी कि ये कोई कानून नहीं है, ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपको सारे जो नागरिक हैं इसके अंडर में ही जीने चाहिए भारत के अंदर। यूसीसी बोलता है कि ये एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है कि अगर आप चाहें तो अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान कोड, सिविल कोड जिनसे वो गवर्न होंगे वो ला सकते हैं। यानी कि आप जैसे अभी होता है ना, हिंदू कम्युनिटी अगर आप देखोगे वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपने तौर तरीके करते हैं, मुस्लिम्स के अंदर अलग हैं, क्रिश्चियंस के अंदर अलग हैं। तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने एक प्रावधान रख दिया आर्टिकल 44 में कि जो देश है वो गाइडेड होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से, बिकॉज ये गाइडलाइन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन फिर उन्होंने इसको छोड़ा सरकार के हाथ में कि आप इसको इंप्लीमेंट करवाना चाहो या नहीं करवाना चाहो, ये गवर्नमेंट का लुकआउट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। उसी के चलते उत्तराखंड ने अपना डिसीजन लिया कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे। अब कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड ने अप्लाई करने के लिए बातचीत सामने रखी है कि भाई इस तरह से ये सामने रखा जाएगा। सो यूसीसी जो कि उत्तराखंड में लाया गया है, इसका मेन एम क्या है कि जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग धर्मों की, वो मैरिज से रिलेटेड हो, डिवोर्स से रिलेटेड हो, जो संपत्ति आगे इनहेरिट की जाएगी उससे रिलेटेड हो, उन सब में समान तरीके से रूल्स बनाए जाएंगे और सभी उसके अंडर में आएंगे। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉज होंगी जो सभी नागरिकों पे जो उत्तराखंड के हैं उन पे अप्लाई होगी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एक चीजें हैं जिनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया जाएगा, जैसे पॉलीगैमी। मुस्लिम समुदाय के अंदर हम देखते हैं कि मल्टीपल शादियां करना अलाउड है, लेकिन अब यूसीसी के अंडर में जब से उत्तराखंड आएगा तो ये अलाउड नहीं होगा। साथ ही निकाह हलाला क्या होता है? अगर एक मुस्लिम फीमेल है, उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है, अगर वापस आप उसी व्यक्ति से रीमैरी करना चाहते हो तो पहले आपको किसी और से शादी करनी होगी, मैरिज को कंज्यूमेट करना होगा यानी रिलेशंस बनाने होंगे और फिर जाकर के आप वापस इस व्यक्ति से दोबारा शादी कर सकते हो। निकाह हलाला। इद्दत यानी कि अगर किसी मुस्लिम फीमेल का हस्बैंड की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है तो आप 3 महीने तक, एक पीरियड होता है जब तक आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हो, राइट। ऐसा क्यों किया जाता है कि इस टाइम में अगर आप चाइल्ड बेयर कर रहे हो अपनी बॉडी में तो वो किसका है चाइल्ड, वो पहले वाले व्यक्ति का है या अब वाले व्यक्ति का, ये क्लैरिटी रहने के लिए एक पीरियड डिफाइन किया जाता है जिसको इद्दत कहा जाता है। सिमिलरली ट्रिपल तलाक हो गया। तो ये सारी बातें जो एक रिलीजन स्पेसिफिक कम्युनिटी में अप्लाई होती हैं, इन सबको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा यूसीसी के अंडर में। साथ ही चाइल्ड मैरिज के लिए समान नियम होंगे। यूनिफॉर्म एज ऑफ गर्ल मैरिज, आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, एक कॉमन एज होगी जिसमें आप शादी करवा सकते हो बच्चियों की। देन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ये भी एक बड़ा पॉइंट है उत्तराखंड के यूसीसी का कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो भी आपको अपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना होगा ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स इंप्रूव की जा सके ना। यहाँ पे एक एग्जेम्पशन रखा गया। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी है वो ये बोलता है कि आप सभी नागरिकों को समान रूप से फिर गाइड कीजिए और उसी तरह से उनका जीवन चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसने शेड्यूल्ड
ट्राइब्स को अपने इस दायरे से बाहर रखा है, एग्जेम्प्ट किया है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन पे यूसीसी अप्लाई नहीं होगा, जबकि ये 3% करीब स्टेट का रखती हैं। तो ये मोटे मोटे सारे पॉइंटर्स हमने उत्तराखंड के यूसीसी के देख लिए। ठीक है, चलिए अगली खबर के लिए चलेंगे। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक इनिशिएटिव है जिसको गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी से सम्मानित किया गया है। गुलबेकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला? आंध्र प्रदेश की नेचुरल फार्मिंग मॉडल है एक, कि आप केमिकल फार्मिंग मेथड से हटके नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। ये मॉडल है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग का मॉडल। ओके, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज यानी कम्युनिटी आपस में नेचुरल फार्मिंग के तरीकों को करती है, और इस इनिशिएटिव को 2024 गुलबेकिया प्राइज फ्रॉम ह्यूमैनिटी मिला है। कौन देता है ये प्राइज? सो पोर्टुगल बेस्ड एक फाउंडेशन है, वो इसको देती है, उसका नाम है कलॉस गुलबेकिया, राइट। तो आंध्र प्रदेश में केमिकल फार्मिंग से दूर हटके और नेचुरल फार्मिंग के इस इनिशिएटिव को सराहा गया है विद दिस अवार्ड। अगली खबर अब बैंकिंग और फाइनेंस डोमेन से आ रही है और हम चल रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने एक इनिशिएटिव चालू किया है, एक और साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक पहल स्टार्ट की है, और उसका नाम है सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग, रिंग याद रखिएगा। तो सेफ्टी रिंग से क्या होगा, जितने भी डिजिटल चैनल्स के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं इनके कस्टमर्स, उनको एक और स्टेप ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी इन्होंने दे दी है। देखिए, एफडी की जाती है अकाउंट के अंदर, एफडी थोड़े लंबे टाइम के लिए होती है, जैसे 6 महीने 8 महीने एक्सेट्रा। एक और होता है टर्म डिपॉजिट। एफडी भी एक तरह का टर्म डिपॉजिट ही है। टर्म डिपॉजिट आप छोटे टेन्योर के लिए भी बोल देते हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। तो अगर आप कोई भी टर्म डिपॉजिट या एफडी आपने अपने पीएनबी बैंक में कर रखी है, आप उसके ऊपर एक डेली ट्रांजैक्शन लिमिट लगा सकते हो कि एट अ टाइम या एक दिन में इस एफडी से इतना ही पैसा या इस टर्म डिपॉजिट से इतना ही पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, या इस एफडी को इस लिमिट तक ही यूज किया जा सकता है। तो आपने अगर ये लिमिट लगा दी, तो कोई भी इंसान, फ्रॉडुलेंट पर्सन जो आपके अकाउंट में एक्सेस ले चुका है और वो चाहता है कि अच्छा 20 लाख की एफडी है, चलो मैं सारा पैसा निकाल लेता हूं, अपने अकाउंट में डाल देता हूं, तो ये नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने 2 लाख की लिमिट लगा दी कि एक दिन में 2 लाख की ही आप एफडी में से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो यहां पे आपके जो नुकसान हो रहे हैं थोड़े से उनको कर्टेल किया जा सकता है। इसका नाम क्या है? सेफ्टी रिंग। सो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च की है सेफ्टी रिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी को और एनहांस करने के लिए। एडिशनल सेफ्टी लेयर आ गई है ताकि फ्रॉडस्टर्स जो हैं, अनऑथराइज एक्सेस जो ले लेते हैं, वो आपको जो लॉस दे सकते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। ऑप्शनल फीचर है, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ इसको। और कस्टमर्स डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं अपने टर्म डिपॉजिट पे, यानी जो एक सेट टर्म के लिए आप डिपॉजिट करते हो, जैसे कि एफडी हो गई, तो उनको आप बंद नहीं कर सकते। विड्रॉ करोगे तो एक लेवल तक ही करोगे, उसमें ओवरड्राफ्ट जो लेते हैं। देखिए, ओडी फैसिलिटी क्या होती है, अगर आपने किसी बैंक के अंदर टर्म डिपॉजिट करा रखा है, मान लीजिए 20 लाख का टर्म डिपॉजिट है, अब उस टर्म डिपॉजिट के बेसिस पे ही कुछ सेट परसेंटेज आप लोन उठा सकते हो कि भाई मेरी एफडी तो आपके पास पड़ी है ना, इतना पैसा पड़ा ही है ना, लाइए मुझे आप लोन दे दीजिए। तो आप उस पर 15 लाख 16 लाख वटेवर उसका लोन उठा सकते हो। सो वो लोन कितने अमाउंट का लिया जा सकता है, कितना पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, आप इस पर लिमिट लगा सकते हो थ्रू सेफ्टी रिंग। और ये फीचर कौन लाया है? पंजाब नेशनल बैंक लाया है। अगली खबर आ रही है, आयरलैंड ने सरपास किया है मॉरिशस को। आयरलैंड ने पीछे छोड़ दिया है किसको? मॉरिशस को। किस चीज में? प्रेफर्ड एफपीआई डेस्टिनेशंस में। प्रेफर्ड एफपीआई डेस्टिनेशन, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो दूसरे देश जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे देश में, उसमें सबसे पहला नंबर आता है यूएस का। सबसे ज्यादा एफपीआई हमें यूएस से आता है, फिर सिंगापुर से, फिर लग्जमबर्ग से। चौथे नंबर पे मॉरिशस हुआ करता था, लेकिन आयरलैंड ने उसको पीछे छोड़ दिया है। 4th नंबर पे आयरलैंड और 5th पे आ गया है मॉरिशस। ठीक है, तो ये इतनी सी खबर है जो ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं, WHO ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है MEDEVIS, MEDEVIS, यानी मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। इस पे क्या होगा? देखो, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक बिल्कुल रफ एग्जांपल लेते हैं, आप बीपी मेजर करते हो, उसके लिए मशीन होती है, ये एक मेडिकल डिवाइस है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों से जुड़े हुए कौन कौन से मेडिकल डिवाइसेस होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, और आपको किस तरह की बीमारी में कौन सा मेडिकल डिवाइस चूज करना चाहिए, ये सारी एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन ग्लोबली हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म WHO ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसके अंदर 2300 से भी ज्यादा टाइप के मेडिकल डिवाइसेस दिखेंगे आपको, अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव, मेटर्नल, न्यूबॉर्न चाइल्ड, कैंसर, हार्ट, डायबिटीज, व्हाटएवर। और जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं
हेल्थ केयर सिस्टम हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, वो आराम से इन मेडिकल डिवाइसेस को देख के कौन सी नीड में कौन सा डिवाइस काम आता है और फिर आप अकॉर्डिंगली ऑर्डर या परचेज कर सकते हो जहां से भी आपको लेना होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए है विच डिवाइस इज मोर सुटेबल, जो आपको करेक्ट रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग्स दे देगा। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स फील्ड पे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन पे। स्पोर्ट्स की दुनिया में देखिए, दुनिया के तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं बेन स्टोक्स, जिन्होंने 6000 रन्स भी कंप्लीट कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में और 200 विकेट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट मैचेस की। टेस्ट मैचेस में दुनिया के थर्ड ऐसे व्यक्ति और इंग्लैंड टीम के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6000 रन्स एंड 200 विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में अचीव कर लिए हों, और नाम क्या है? बेन स्टोक्स। कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बिलोंग करते हैं। इनसे पहले दो व्यक्ति जिन्होंने ये दोनों चीजें साथ में अचीव कर ली हो, 6000 रन एंड 200 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट, वो हैं गैरी सोबर्स एंड जैक कैलिस। अब आप मुझे इन दोनों की टीम बता दो, कौन सी टीम से ये खेलते हैं, राइट? चलिए, एंड फाइनली न्यूज आ रही है सौरव गांगुली, दादा से रिलेटेड। दादा ने अक्वायर कर लिया है कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम को। कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम जो है, अब वो किसकी ओनरशिप में आ गई है? सौरव गांगुली जी की ओनरशिप में आ गई है। और बहुत ही जल्दी इंडियन रेसिंग फेस्टिवल थर्ड सीजन चालू होने जा रहा है, अगस्त से नवंबर ये चलेगा, और 8 सिटी बेस्ड टीम्स हैं इसमें कॉम्पीट करेंगी रेसिंग से रिलेटेड। इंडियन रेसिंग लीग भी होगी और फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप ये भी होगी इस पूरे इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में, और उसमें कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम किसके अंडर में है? अब सौरव गांगुली के अंडर में। ठीक है जी, तो चलिए ये हो गया आज का सेशन खत्म। अभी हम रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। आज का जो डिले हुआ है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, थिंग्स वर आउट ऑफ माय कंट्रोल। रिकॉर्डिंग के दौरान भी कुछ मुझे लग रहा था कि फॉल्ट आ रहे हैं, बिकॉज एसी बार बार बंद हो रहा था एंड ऑल, और फिर एकदम से बड़े स्पार्क हो गए और जितने भी इन्वर्टर्स थे, जितने भी पावर्स थे, सब कट हो गए और हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा, वरना आग वगैरह लग सकती थी। और इसके लिए मुझे आधी रिकॉर्डिंग में रुकना पड़ा और फिर मुझे वापस से आपके लिए ये रिकॉर्ड करके और प्रीमियर करना पड़ा। सो इसलिए इसमें डिले हो गया। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो जस्ट ठीक है, जो भी आप डैमेज कंट्रोल कर सको वो कर लेना चाहिए। आज आपका 6 मंथली वीडियो में लेकर के आऊंगी इंडेक्स एंड रैंकिंग के ऊपर, सो वो आपको शाम को मिल जाएगा। और कल आपका वीकली रिवीजन होगा, पायल मैम लेंगे, और शाम को बैंकिंग और फाइनेंस वाला जो आपका सेशन होता है वो भी डाला जाएगा। ठीक है, वीकली वाला। चलिए आंसर करना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड MEDEVIS प्लेटफॉर्म? ये जो MEDEVIS प्लेटफॉर्म है, कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? WHO। ऑल राइट। What percentage of reservation has been announced for former अग्निवीर्स by CISF, BSF, RPF for post of constable? अभी हमने देखा था अग्निवीर्स के लिए कांस्टेबल की पोजीशन पे कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन CAPFs ने रखा है। कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है? 10% का रिजर्वेशन। ऑन विच डेट विल संविधान हत्या दिवस बी एनुअली ऑब्जर्व? संविधान हत्या दिवस हर साल अब कौन सी तारीख को ऑब्जर्व करेगा भारत? और आंसर क्या होगा? 25 जून को करेगा, 25 जून। What is the name of न्यू सिक्योरिटी फीचर जो PNB ने इंट्रोड्यूस किया है टू कॉम्बैक्ट साइबर फ्रॉड? साइबर फ्रॉड्स को से लड़ने के लिए PNB ने हाल ही में एक सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम क्या है? सेफ्टी। अब दो आ गए, रिंग थी शील्ड थी? रिंग थी। सेफ्टी रिंग इज द राइट आंसर। और फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएटिव हैज वन 2024 गुलबेकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? गुलबेकिया प्राइज 2024 फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला है? कौन से इनिशिएटिव को मिला है? कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को मिला है। एंड दिस माय लवली स्टूडेंट्स इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जब सेशन प्रीमियर किया जाता है, एक तो लाइव चैट चलती है जिसमें आप लाइव बातचीत कर सकते हो, और एक होता है जनरल कमेंट सेक्शन। तो इसका आंसर जनरल कमेंट सेक्शन में देना ताकि मैं बाद में भी देख सकूं। इन विच कंट्री इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्टेड? एक्सरसाइज पिच ब्लैक कौन से देश के अंदर हो रही है? ठीक है जी, सो ये था आज का सेशन। अब हम दिन में एक और बार मिलेंगे, आपका इंडेक्स और रैंकिंग 6 मंथ का कवर करेंगे, और कल आपके वीकली रिविजन्स होंगे, फिर हम मंडे को मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।